हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। आप सभी का अनअकैडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और कल है 17 फरवरी और कल मेरी पहली क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो कल आप हमको मिलेंगे 11 बजे। और जो भी बच्चे यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी है ना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि कल 11 बजे मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। अभी तक आपने मेरी क्लास यूट्यूब पर करी है, ठीक है। अब कल 11 बजे आप हमको देख पाएंगे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, अपना गोल सेट कीजिए यूपीपीएससी एंड यूपीएससी, ठीक है ना। और इसमें हमें सर्च कर लीजिए, डायरेक्टली हमें सर्च कर लीजिए शुभांशु सचान, या फिर आप डिस्क्रिप्शन पे इसी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक पर है ना हमारी प्रोफाइल बनी हुई है, उस पर आप क्लिक कीजिए। और कल 11 बजे अब जो क्लास होंगी यूपीपीएससी को लेकर, अब जो भी क्लास होंगी वो सभी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर होगी, ठीक है ना। तो जैसे आपको यहां पर नोटिफिकेशन मिल जाता है वैसे अब आपको नोटिफिकेशन अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मिल जाएगा। तो जुड़ना ना भूलें, कल जरूर मिलें 11 बजे। और टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का प्रभाव भारत पर। और अगर बुद्धिज्म आएगा पेपर में तो मैं आपको शर्तियां कह रहा हूं कि कल जो मैं आपकी 2 क्लास लेने वाला हूं बुद्धिज्म, उसी से आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, तो डाउनलोड कर लेंगे। यहां पर आपको मिल जाती है डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस, है ना। यहां पर आपको, अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं सिर्फ लेकिन टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको लाइव क्विज मिल जाता है और टेस्ट भी मिल जाता है, जिसमें आपको पता चल जाता है टीचर ने आपको किस हिसाब से पढ़ाया है, क्या वो आपको आया कि नहीं आया। टेस्ट लेना बहुत जरूरी है ना। लाइव क्लास यहाँ पे डेली होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है ना, एक सिलेबस होता है, उसी के अकॉर्डिंग टीचर को चलना होता है। आप जितनी बार चाहें उतनी बार वीडियो को देख सकते हैं, जितनी बार आपका इंटरनेट अलाउ करता है उतनी बार वीडियो को देख सकते हैं। किसी भी लाइव वीडियो अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, अगर यदि आपको कोई काम पड़ रहा है तो बाद में इसी का रिकॉर्डेड फॉर्म भी आपको मिल जाता है, ठीक है। हर चौथी क्लास आपकी डाउट क्लास होती है, यानी 3 क्लास में आपको पढ़ा दिया जाता है। हर जो चौथी क्लास होती है वो डाउट क्लास होती है, यानी 3 क्लास में आपका टॉपिक कंप्लीट होता है जो भी कंप्लीट होना होगा, और चौथे क्लास में जो भी 3 क्लासें हुई हैं उसका आप डाउट पूछ सकते हो टीचर से। यहां पर आपको फ्री क्लास भी मिलती है और प्लस क्लास भी मिलती है। प्लस क्लास में आपको ये सुविधाएं मिलती हैं, कंप्लीट सिलेबस कवर्ड होता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एजुकेटर एंड फ्री क्लासेस, जैसे कि मैं आपको दे रहा हूं फ्री क्लासेस। लेकिन हमारी फ्री क्लासेस प्लस क्लास में आपको अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं कि यदि आप मेरी फ्री क्लास भी करते हैं तो वो प्लस क्लास से भी ज्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि मैं भेदभाव जरा सा नहीं करता हूं आपके साथ, ठीक है। लिमिटेड सिलेबस कवर्ड होगा, ओकेशनल प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, ओकेशनल पीडीएफ नोट्स एंड लिमिटेड डाउट सोल्यूशन। आगे अभी हमारे पास कुछ बैच शुरू हुए हैं। 15 फरवरी को आपका बैच शुरू हुआ था, यानी कल आपका बैच शुरू हुआ था। लक्ष्य नाम से फाउंडेशन कोर्स था ये आपका यूपीपीएससी 2022 को लेकर, है ना। और इसकी वैलिडिटी थी आपकी 1 साल की। 100 डेज का आपका यूपीपीएससी का, है ना, 2021 का बैच शुरू किया गया है। ये क्रैश कोर्स है आपका, आज से शुरू हुआ है, 3 महीने का सिलेबस होगा। आरओ जो अगस्त में पेपर होना है 2021 में, है ना, वो 16 फरवरी को, यानी कि आज ही आपका बैच शुरू हुआ है, 3 मंथ के लिए है। यदि आप प्री निकाल लेते तो मेंस के लिए, यदि आपके पास सोशियोलॉजी है या मेंस के लिए आपके पास पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के रूप में ले रहे हो, तो आपका कल ये बैच शुरू हुआ था, 18 तारीख को आपका ये बैच शुरू होगा, तो आप इसको ले सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ये टीम देख लीजिए आप अपनी जल्दी से, यूपीएससी प्रीलिम्स की टीम है ये। रैना सराफ मैम, अंकुर यादव, विपिन कुमार, भरत सर, धनंजय सर, निर्मेश एंड विपुल त्रिपाठी सर, ओके। लक्ष्य फाउंडेशन जो 2022 के लिए टारगेट किया गया है, उसमें हिस्ट्री बाय आपकी तारिक खान सर पढ़ाएंगे, ओपी चौधरी सर, अनूप उपाध्याय, गौरव शुक्ला, अंकुर यादव एंड भरत सर। आगे जो आपके सोशियोलॉजी वाले सर हैं जो आपको ऑप्शनल पढ़ाएंगे उनका नाम है मुकेश कुमार, और जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे उनका नाम है आपका सुमित महेश्वरी, ओके। ये बैच आपका कल से शुरू हुआ था और ये बैच आपका आने वाले 2 दिन बाद शुरू होने वाला है, ओके। ये है यूपीपीएससी का आरओ का बैच जो 3 महीने का है, ठीक है। 16 फरवरी यानी आज से शुरू हुआ है। ये इसकी टीम है, आप देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप रेफरल कोड लगाएंगे तो ये नाम याद रखना है, जब भी आप कोई भी क्लास देखना हो, यदि आपको कोई भी क्लास देखना हो या फिर आपको कोई भी बैच लेना हो, यूपीएससी का, यूपीपीएससी का, यूपीएससी का, आरओ का, एआरओ का, कोई भी बैच लेना हो तो आप क्या करेंगे, SACHAN ये कोड डालेंगे और आपको मिलेगा 10% का ऑफर। जो भी फीस है, जैसे 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप तो 7,000 रुपये जो फीस है वो घटकर तुरंत ही 6300 रुपये हो जाएगी। अगर 2 साल का लेते हैं जो फीस 8400 है वो घटकर आपकी 7560 हो जाएगी। ये कोड हमेशा यूज कीजिएगा, 10% डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलेगा फीस में, अन्यथा नहीं मिलेगा। और 1 मार्च से ये जो रेफरल कोड आप डालने पर 10% जो छूट मिल रही थी, 1 मार्च से ये कम होकर 5% हो जाएगा। तो जल्दी से अवेल कर लीजिए फटाफट, है ना। अब क्वेश्चन पर आते हैं।
अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। आप जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट, और याद कीजिए हमने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है ना। इसी के जस्ट पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए थे, और मैं आपके सामने लाया था 253 क्वेश्चन, है ना। 253 क्वेश्चन लाया था और 100 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। आज मैं इतनी स्पीड में रहूंगा कि लगभग मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको 1 घंटे में ही सारा पढ़ाकर खत्म कर दूं। ओके, तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए फटाफट बेटा, जल्दी से। यदि क्लास स्टार्ट ना हुई हो तो भी असर बोल दो कि सर क्लास स्टार्ट नहीं हुई है। यदि स्टार्ट हो गई तो भी असर बोल दो जल्दी से। बेटा क्लास स्टार्ट ना हुई हो तो जल्दी से असर बोल दो कि सर क्लास नहीं स्टार्ट हुई है, फटाफट। और स्टार्ट हो गई तो भी बोल दो। माही एमपी, ममता, हिनो, कृष्णकांत, रामाशंकर प्रजापति, गुड़िया यादव, यूमिद असलम अंसारी। हाँ, आज जो ऐप था वो अंडर मेंटेनेंस था, मैंने बताया था आपको। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। कृष्णकांत जी, अंशुमान पांडे, नितेश शर्मा, हो गई क्लास स्टार्ट। ओके 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 ओके, आवाज सब कुछ क्लियर है। अब मैं सोचूंगा कि जल्दी से आपको 153 क्वेश्चन जल्दी से करा दिए जाए 1 घंटे के अंदर, ताकि आपका आने वाला जो पेपर है वो फटाफट हो जाए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन प्रोटोजोआ का रोग नहीं है। प्रोटोजोआ का रोग कौन सा नहीं है, तो आपने सूत्र पढ़ा होगा, पापा काम पर सोते हैं। आपने सुना होगा ना, पापा काम पे सोते हैं, है ना। तो पा से हो गया पायरिया, पा से हो गया पेचिस, पा से हो गया पायरिया, पा से हो गया पेचिस, है ना। और का से क्या हो जाएगा भाई, काश मैं लौट जाऊं बचपन की उन यादों में। अभी बचपन की यादों मत लौटो, ठीक है ना। जब तक पेपर ना हो जाए तब तक बचपन की यादों मत लौटो, वरना अगर बचपन की यादों में लौट गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। पायरिया हो गया, पेचिस हो गया, का से हो जाएगा काला अजर, क्या हो जाएगा, काला अजर, ठीक है ना। मां से हो जाएगा मलेरिया। अरे पापा काम पे सोते हैं, यही तो आपको याद करना है। ओके गुड, ठीक है। अब जो पायरिया हो गया, पेचिस हो गया, काला अजर हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है ना। इसी में एक होता है एंटी अमीबा हिस्टोलिका, पेचिस हो गया, एंटी अमीबा जिंजीविलिस हो गया, लीशमैनिया हो गया, है ना, और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हो गया। सोते से हो गया सोने की बीमारी, सोने की बीमारी। ये लो भैया, तो प्रोटोजोआ से जो जो रोग होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। ओके ओके ओके, ठीक है। नितेश शर्मा, आईएएस उड़ान, उत्तम राजन, गुड्डू अजमेरिया, ठीक है। तो आपको इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो पापा काम पे सोते हैं, ये हो जाता है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। ये क्या है भाई, ये है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। अब पायरिया, पायरिया होता है एंटी अमीबा जिंजीविलिस से, है ना। पायरिया होता है एंटी अमीबा जिंजीविलिस से, एंटी अमीबा जिंजीविलिस, जिंजीविलिस से। क्लियर है। मुंह से गंध आती है, मसूड़ों से खून आता है, मुंह से बदबू भी आती है ना। आप विटामिन सी का प्रयोग करें। आप एक तरीके से मान लीजिए स्कर्वी जैसा रोग हो जाएगा, आप विटामिन सी का प्रयोग करें और साथ ही साथ चाय का सेवन करते रहें तो ज्यादा सही हो जाएगा। पेचिस होती है एंटी अमीबा हिस्टोलिका से, एंटी अमीबा हिस्टोलिका से, एंटी अमीबा हिस्टोलिका से। अच्छा, ये पेचिस अलग है, पेचिस को कहते हैं डिसेंट्री। एक होता है अतिसार या प्रवाहिका, है ना, डायरिया जिसे कहते हो, डायरिया, अतिसार या प्रवाहिका। वो होती है जैसे अतिसार से कौन मर गया था, अतिसार से अकबर की मृत्यु हो गई थी। अतिसार या डायरिया से ही आपकी अकबर की मृत्यु हो गई थी, इसी से आपकी गौतम बुद्ध की मृत्यु भी हो गई थी, है ना। तो डायरिया, अतिसार या प्रवाहिका जो रोग है वो एस्केरिस लुम्बिकाइडीज से होता है, एस्केरिस लुम्बिकाइडीज से होता है। क्लियर है। जो काला अजर है ये लीशमैनिया से होता है, ये लीशमैनिया से होता है। मलेरिया जो है ये आपका प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होता है। और जो सोने की बीमारी है वो ट्रिपैनोसोमा से होती है। किससे होती है, ट्रिपैनोसोमा से। सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो कौन सा बीमारी नहीं है, तो यहां पर आएगा हाथी पांव रोग, ठीक है ना। जो हाथी पांव रोग है ये क्यूलेक्स मच्छर,
जो हाथी पांव रोग है ये क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। किससे भैया? क्यूलेक्स मच्छर से। इसको हम लोग फील पांव या फाइलेरिया के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग फील पांव या फाइलेरिया के नाम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो मैंने इसका पोस्टमार्टम कर दिया बेटा, मैंने इसका पोस्टमार्टम कर दिया। मैंने काला अजर भी बता दिया आपको किससे होता है, नींद की बीमारी बता दिया, और एटल घाव एक प्रकार का नीला काला घाव हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विषाणु जनित बीमारी है जो मनुष्यों में होती है? मम्प्स को कहते हैं गलसुआ, मम्प्स को कहते हैं गलसुआ। प्लेग पास्टुला पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से होता है, पास्टुला पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से होता है, पास्टुला पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। क्लोरेला को हम लोग कहते हैं हैजा, और क्लोरेला वैसे ये कॉलरा होना चाहिए था, ये क्लोरेला हो गया है। क्लोरेला एक सवाल है बेटा। देखो अगर कॉलरा होता, अगर ये कॉलरा होता तो कॉलरा को कहते हैं हैजा, लेकिन जो क्लोरेला है, क्लोरेला एक प्रकार की शैवाल होती है जिसको अंतरिक्ष यात्री अपने हौज में रखते हैं, जिसको अंतरिक्ष यात्री अपने केबिन में ले जाते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर यह ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सके, है ना। और सिफिलिस, सिफिलिस जो है ये गुप्त रोग है, जो सिफिलिस है ये गुप्त रोग है। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? मम्प्स। मम्प्स मतलब होता है गलसुआ। इसमें पैरोटिड ग्लैंड, यहां वाली पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, ये होती है ना लार ग्रंथियां जो होती हैं, तो पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, पैरोटिड ग्रंथियों में। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? मम्प्स इज द राइट आंसर। ठीक है ना। 102 का सी नहीं होगा, क्लोरेला कहां लगा दोगे? सॉरी सॉरी, क्वेश्चन क्या है? विषाणु जनित बीमारी मनुष्यों में होती है, हाँ सही है, मम्प्स है, सही है ना। बाकी सिफिलिस, कॉलरा, चाहे क्लोरेला, ये कॉलरा ही है, वैसे क्लोरेला नहीं है, वैसे कॉलरा था। और प्लेग ये सब बैक्टीरिया से होती है, ये होता है वायरस से। तो इसका आंसर है मम्प्स। ओके। हाँ कृष्णकांत जी, सर आप रेगुलर क्लास क्यों नहीं लेते हैं? बेटा लेते तो हैं। ठीक है, कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, बच्चे बता रहे हैं। हाँ आगे बढ़ा जाए। अगला, चेचक किसके द्वारा होता है? चेचक तो वायरस के द्वारा होता है, चेचक हो गया वायरस के द्वारा। अब चेचक हो जाए, चाहे छोटी माता हो जाए, बड़ी माता हो जाए, स्मॉल पॉक्स हो जाए, चिकन पॉक्स हो जाए, ये सब किससे होता है? वेरियोला वायरस, वेरिसेला वायरस, आप समझ रहे नहीं? तो ये सब किससे होता है? विषाणु से होता है। ये सब मैंने आपको बता रखा है बेटा, इसलिए नहीं आगे बढ़ रहा है। रोगजनक जीवाणु क्या स्रावित करते हैं? जीवाणु स्रावित करते हैं एंटीजन, जीवाणु स्रावित करते हैं एंटीजन, और इससे बचने के लिए शरीर उत्पन्न करता है एंटीबॉडी। समझिएगा, जीवाणु स्रावित करते हैं एंटीजन और इसको समाप्त करने के लिए हम लोग लगाते हैं एंटीबॉडी। ठीक है ना। और जबकि वायरस को समाप्त करने के लिए होता है इंटरफेरॉन, वायरस को समाप्त करने के लिए क्या उत्पन्न होते हैं? इंटरफेरॉन, और एंटीजन को समाप्त करने के लिए एंटीबॉडी। तो जीवाणु क्या स्रावित करते हैं? एंटीजन स्रावित करते हैं। अगला क्वेश्चन, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कब दिया जाता है? तो जन्म के तुरंत बाद, 48 घंटे के भीतर, 7 दिन के भीतर, 6 महीने के भीतर। तो सबसे पहले बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीसीजी का फुल फॉर्म बैसिलस कैल्मेटिक यूरिन, बैसिलस कैल्मेटिक यूरिन, बैसिलस कैल्मेटिक यूरिन होता है बीसीजी का फुल फॉर्म। अब आपको बताना है बीसीजी टीका कब दिया जाता है, आप लोग बताइए। दीपक कुशवाहा जी, एक तरीके से ये भी चक्रव्यूह ही चल रहा है, चक्रव्यूह में बस केमिस्ट्री चल रही थी, यहां पर और चलेगा। तो बताइए बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कब दिया जाता है? जन्म के तुरंत बाद, 48 घंटे के भीतर, 7 दिन के भीतर और 6 महीने के भीतर। तो 105 नंबर का आंसर क्या लगाएंगे? 6 माह के भीतर। आयुष उड़ान बता रहे हैं, कृष्ण कुमार जी ए बता रहे हैं, प्रियंका सिंह ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं। बेटा इतने अलग अलग आंसर क्यों बता रहे हैं? इतने अलग अलग आंसर क्यों बता रहे हैं? क्यों इतने अलग अलग आंसर क्यों बता रहे हैं भाई? बैचलर का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया ना। अरे बीसीजी का टीका जो होता है बेटा टीबी से बचने के लिए होता है, टीबी से बचने के लिए। टीबी 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 को कहते हैं तपेदिक या क्षय रोग या यक्ष्मा। नहीं समझ पा रहे हो? टीबी, तपेदिक, क्षय रोग या यक्ष्मा, इसको क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं कहता हूं डीपीटी, तो डीपीटी में कौन कौन सी वैकेंसी वो वैक्सीन आती है बेटा? जैसे बीसीजी का टीका हो गया बेटा, बीसीजी का टीका हो गया आपका नवजात शिशु को टीबी के लिए। ये किसके लिए हो गया? ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए। ये जो डीपीटी लिखा हुआ है, ये डीपीटी के इंजेक्शन में क्या होगा? है
डीपीटी का इंजेक्शन बेटा 3 बार में दिया जाता है, चौथे वीक में, छठे वीक में और 14वें वीक में, ठीक है ना, 3 बार में दिया जाता है। तो डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होगा, कोई बताएगा? अरे यार, डी से हो गया डिप्थीरिया, पी से हो गया पर्ट्यूसिस, टी से हो गया टिटनेस। डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, पी से हो जाएगा पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस, और टी से हो जाएगा टिटनेस। और ये तीनों बीमारी जो है वो जीवाणुओं से होती हैं। ये जो तीनों बीमारी हैं ये बैक्टीरिया से होती है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया गलकंठ रोग कहलाता है, गले को प्रभावित करता है। टिटनेस है ना, टिटनेस टिटैनी नाम की ग्रंथि को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है ना। पर्ट्यूसिस को कहते हैं हीमोफिलस पर्ट्यूसिस, काली खांसी। क्या कहते हैं भैया? काली खांसी कहते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी बताइए क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी नाम की ग्रंथि होती है, इसको खराब करता है। चलिए 105 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन घर के लिए हो गया। अरे नॉर्मल है वैसे तो, अभी मैं हो सकता है अभी से बता ही दूं। अगला बताइए, एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? टाइफाइड के लिए कौन सा परीक्षण होता है? विडाल टेस्ट होता है। क्या होता है भैया? विडाल टेस्ट होता है। टाइफाइड को हम लोग कहते हैं साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। इसमें छोटी आंत बहुत परेशान हो जाती है, इसको हम लोग कहते हैं मियादी बुखार, इसे हम कहते हैं मियादी बुखार, ठीक है ना। लकवा तो पैरालिसिस होता है। कॉलरा को कहते हैं हैजा, जो कि विब्रियो कॉलेरी के नाम से जाना जाता है। विब्रियो कॉलेरी नाम के बैक्टीरिया से फैलता है, विब्रियो कॉलेरी नाम के बैक्टीरिया से फैलता है। तो एडवर्ड जेनर ने किस टीके का आविष्कार किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किया था। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, सी। 106 का आंसर है सी। आशुतोष मिश्रा जी, गुरु जी नेट चला गया, अब चालू हुआ है नेट। अच्छा कोई बात नहीं। पवन पंडित जी शेयर करते रहो भैया, शेयर करते रहो। छड़ाकार जीवाणु क्या होते हैं? देखो जीवाणु के प्रकार देखे जाएं तो जीवाणु गोल का आकार के होते हैं, जीवाणु कोमा आकार के होते हैं, है ना। जीवाणु आपके छड़ाकार होते हैं, क्लियर है। तो जो गोल होता है उसको कहते हैं कोकस, जो छड़ाकार होता है उसे कहते हैं बैसिलस। जैसे मैं कह दूं लैक्टोबैसिलस, जब मैं कह दूं लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस वो जीवाणु है जो दूध को दही में बदलता है। लैक्टोबैसिलस वो जीवाणु है जो दूध को दही में बदलता है। मतलब ये कैसा होगा? छड़ाकार होगा। ये कैसा होगा? छड़ाकार होगा। मैं कह दूं डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, न्यूमोनी, तो मतलब क्या समझ रहे हो? गोल होगा, है ना। माइको का मतलब भी गोल होता है, तो यहां छड़ाकार में क्या होगा? बैसिलस होगा, है ना। सर्पिलाकार भी होता है जीवाणु की आकृति, स्पाइरल में सर्पिलाकार भी होती है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, कॉलरा का रोगाणु कौन है? तो कॉलरा रोगाणु किसने खोजा था? यानी कॉलरा मतलब हैजा, 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 ठीक है ना। तो इसका आंसर लगाएंगे रॉबर्ट कोच। क्या लगाएंगे भैया? रॉबर्ट कोच। अगला क्वेश्चन, कौन सा संयोजन विषाणु जनित रोग होता है? अब यहां पर मैं पूछ रहा हूं कि बर्ड फ्लू क्या होता है? यह भी वायरस से होता है, और स्वाइन फ्लू भी वायरस से होता है। बर्ड फ्लू भी वायरस से होता है और स्वाइन फ्लू भी वायरस से होता है। बर्ड फ्लू जो होता है वो H5N1 से होता है, जबकि स्वाइन फ्लू H1N1 से होता है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है? H5N1 दिया हुआ है, तो ये आंसर सही हो जाएगा आपका। और ये किसका है? तो ये है बर्ड फ्लू का। निम्नलिखित में से किसे लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आंसर होगा स्प्लीन। यदि स्प्लीन को हिंदी में कहते हैं तिल्ली, और देसी भाषा में, साइंस की भाषा में कहते हैं प्लीहा। यदि ये आंसर में ना रहे तब लगा देते हैं यकृत। जब ये आंसर में ना रहे तो देखते हैं है कि नहीं है। अरे यहां तो लिखा हुआ है, तो ये हो गया प्लीहा। अपेंडिक्स क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। ये अवशेषी अंग क्यों है? ये अवशेषी अंग क्यों है बेटा? क्योंकि अब अपेंडिक्स का कोई काम नहीं रह गया है। जब मनुष्य पत्ती वत्ती खाता था, है ना, तो यानी जब वो सेल्यूलोज नाम का कार्बोहाइड्रेट लेता था, तो सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए अपेंडिक्स होती थी। अब हम लोग सेल्यूलोज लेते नहीं है तो अपेंडिक्स हमारे पास बची नहीं है, ठीक है ना। पैर नहीं चिटक रहा है, ओह माय गॉड, ठीक है। अस्थि मज्जा में रक्त बनता है,
अस्थि मज्जा में रक्त बनता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका का सबसे छोटा आकार क्या है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं? तो कोशिका का सबसे छोटा आकार क्या है? देखो कोशिका का आकार तो होता है 10⁻⁻6 होता है, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोन। लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, कोशिका का आकार होता है 10⁻⁻6, लेकिन कह रहा है कोशिका का वो आकार बताइए जिसको हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, तो आंसर क्या लगाएंगे? सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो। ओके, दीनदयाल चौहान जी नहीं बेटा अभी नहीं है। अवशेषीय अंग क्या होता है? अवशेषीय मतलब लैमार्क ने बताया व्यक्ति जिस अंग का प्रयोग करना बंद कर देता है धीमे धीमे वो अंग विकसित होना कम हो जाता है और आगे चलकर गायब हो जाता है। जैसे ईयर पिन्ना, ये तुम क्या ये हिला लेते हो क्या? जो हिला लेता है उसके बचे रहेंगे, जिसके जो नहीं हिला पाता उसके गायब हो जाएंगे। क्लियर है? हरदीप सिंह आपका कमेंट आ रहा है बेटा, परेशान नहीं होने का। जल्दी आपको ये बताओ। हाँ बिल्कुल सही बताया है प्रमोद वर्मा जी, सबसे पहले इसी का आंसर आया है। तो आंसर है 100 माइक्रोन, जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है वो है आपके 100 माइक्रोन, ये कोशिका का आकार है। वेरी गुड। प्लेग किसके द्वारा होता है? तो पास्टुला पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से होता है, अभी मैंने बताया। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं प्लेग इमारत किसे कहते हैं? प्लेग इमारत किसे कहते हैं और उस इमारत को किसने बनवाया? प्लेग इमारत किसे कहते हैं और उस इमारत को किसने बनवाया? प्लेग इमारत किसे कहते हैं? डिसलाइक कौन कर दिया? अरे यार हम तो डिसलाइक वाले से बड़ा परेशान। अरे कर दिया किसी ने, कोई बात नहीं, छोड़ो, है ना। आते जाते लोग रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। अच्छा आप लोग जितने लोग जुड़े हो वो सब शेयर कर दो और लाइक कर दो फटाफट सब लोग। जितने लोग जुड़े हो, हमने देख रहा है कि जुड़े ज्यादा लोग हैं लेकिन लाइक बहुत कम लोग हैं। जल्दी से जोड़ दो फटाफट, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसको इसको नहीं पता क्लास स्टार्ट हो गई उसको बता दीजिए क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो प्लेग इमारत कौन सी है, कोई बताएगा? वेरी गुड, ताजमहल। बसंत लाल चौहान बिल्कुल गलत है बेटा। मूल विधि कब करवाएंगे गुरुजी? मूल विधि क्या यूट्यूब पे करवा दें, ओरली करवा दें? आज मेरा एनटीपीसी का एग्जाम था, कैसा हुआ? चार मीनार, बिल्कुल सही बताया। प्लेग इमारत कहा जाता है चार मीनार को, प्लेग इमारत कहा जाता है चार मीनार को, और इसको बनवाया था कुली कुतुब शाह ने। इसको बनाया था कुली कुतुब शाह ने, इसको बनवाया था कुली कुतुब शाह ने। अगला, एड्स विषाणु नष्ट करता है किसको? तो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका पहला मरीज 1981 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाया गया था। इसका पहला मरीज 1981 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाया गया था। कैलिफोर्निया को विश्व का सिलिकॉन वैली कहते हैं, इसको विश्व का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अमेरिका के पेंसिल्वानिया में सबसे पहले पेट्रोलियम का कुआं खोदा गया था, सबसे पहले पेट्रोलियम का कुआं खोदा गया था। तो विश्व का सबसे पहला कुआं कहां खोदा गया था पेट्रोलियम का? तो अमेरिका के पेंसिल्वानिया में खोदा गया था। अमेरिका के कैलिफोर्निया में विश्व का सबसे बड़ा पौधा पाया जाता है जिसको हम लोग सिकोया कहते हैं। इसको हम लोग रेड कास्ट वुड के नाम से जानते हैं, रेड कोस्ट वुड के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पौधा है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में होता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम की पहली स्टेज एचआईवी कहलाती है, ह्यूमन इम्यूनोवायरस। ह्यूमन इम्यूनोवायरस क्या करता है? आरएनए को डीएनए में बदल देता है, यानी कि ये होती है प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रक्रिया को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसीलिए हम लोग एचआईवी वायरस को रिट्रोवायरस के नाम से जानते हैं। एचआईवी का पता लगाने के लिए दो परीक्षण याद कर लीजिए, एक का नाम है ब्लैक वेस्टर्न और एक का नाम है एलिसा। एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो। सर आपका ही पढ़ाया हुआ आया था, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बेटा, एसएससी एमटीएस का बैच लेना है, ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए। ठीक है, और हम बहुत जल्दी आपके लिए जो जूनियर का बैच आई है, जो जूनियर एडेड वैकेंसी आई ना, जूनियर प्राथमिक शिक्षा वाली जो वैकेंसी आई है ना, उसका हम क्लास शुरू करने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हाँ समझिए। कैपिटल ऑफ एड्स युगांडा है, जैसा कि आपको पता ही है, और एड्स की जो दवा है उसका नाम है AZT। ठीक है, एजिडोथायमिडीन। जो जूनियर वाली भर्ती आई है उसके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लूंगा। ठीक है ना, बस आप लोग सिलेक्शन ले लेना।
कोई बात नहीं पागल शायर जी। यज्ञेश चतुर्वेदी, कृष्ण कुमार, ओके बेटा। एलिसा ALISA नहीं है, ELISA है, याद रखिएगा। बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी? तो हेरल और टुबार्ट ने। ये बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? ये वायरस होते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं, जैसे T2, T4, है ना। ये क्या करते हैं? ये जीवाणुओं को खा लेते हैं, जीवाणु को खाते हैं, ठीक है ना। जीवाणु को खाकर अपना जीवन बिताते हैं। तो ये वायरस होते हैं और गंगा नदी में यही पाए जाते हैं, ठीक है। गंगा नदी में कभी कीड़े क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज नाम के वायरस पाए जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन। रिंड पेस्ट रोग क्या है? रिंड पेस्ट रोग मवेशियों में होता है, इसको हम लोग कहते हैं खुरपका या मुंह पका रोग। खुरपका व मुंह पका रोग, खुरपका व मुंह पका रोग। अगर खुरपका व मुंह पका रोग कह दिया जाए तो ये विषाणुओं से फैलता है, विषाणुओं से, है ना। और अगर कह दिया जाए जानवरों का काला पैर रोग, जानवरों का काला पैर रोग, यदि ये कह दिया जाता तो ये आपका जीवाणुओं से फैलता। जानवरों का काला पैर रोग, तो आपका आंसर आएगा जीवाणु। और खुरपका और मुंह पका रोग या रिंड पेस्ट रोग कह दिया जाए तो विषाणु हो जाएगा। एफ्लाटॉक्सिन क्या है? एफ्लाटॉक्सिन क्या है? तो पशुओं का जहर है। एफ्लाटॉक्सिन क्या है? तो पशुओं का जहर है। और ये किससे प्राप्त किया जाता है? कवक से प्राप्त किया जाता है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। अगला, किसके प्रतिरोध से इंटरफेरॉन आता है? बताया था एंटीजन से एंटीबॉडी आता है, जीवाणु से एंटीबॉडी आता है और वायरस से इंटरफेरॉन आता है। तो आंसर इज वायरस। अगला, अर्ली ब्लाइट रोग किसमें होता है? अर्ली ब्लाइट रोग किसमें होता है? तो आपका आंसर आएगा आलू। आलू में आपका अर्ली ब्लाइट रोग होता है। आलू अनुसंधान संस्थान आपका शिमला में है। आलू में स्टार्च होता है। आलू तना है, ना कि जड़ है, आलू तना है। और आलू की जितनी भी जातियां हैं उन सभी जाति के आगे कुफरी नाम का शब्द लगा हुआ है। कुफरी 1 2 3, कुफरी 7 8 9, कुफरी इस प्रकार से लगा हुआ है। तो आपका आंसर आएगा कुफरी। जब भी लगा हो, आपसे पूछे किसकी जाति है, तो आपका आंसर आएगा आलू की जाति है। क्या है भैया? आलू की जाति है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। आलू में अगर लाल रंग है तो आपका आंसर आएगा एंथोसाइनिन। यदि आलू लाल हो गया है तो आपका आंसर आएगा एंथोसाइनिन। और आलू अगर हरा हो गया है तो आपका आंसर आएगा सोलेनेसी, क्योंकि सोलेनम ट्यूबरसम इसका क्या होता है? नाम होता है वनस्पतिक। अगला क्वेश्चन, जीवाणुओं की खोज किसने की थी? तो आपको पता है 1683 ईस्वी की बात है। ये सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आए बस वही मैं कर रहा हूं। जो प्रीवियस ईयर के पेपर में बुआ आए हैं पिछले क्वेश्चन, मैं वही करा रहा हूं, है ना। जितने फेज 1, फेज 2, फेज 3 में आए हैं सिर्फ उसको ही करा रहा हूं। ये फेज 4, फेज 5 या किसी भी लेवल के एग्जाम में। अभी देखो, मैं कहूं मैं GIC पढ़ाने लगूं, मैं कहूं मैं MP पुलिस पढ़ाने लगूं, मैं कहूं हरियाणा पुलिस पढ़ाने लगूं, जो कहोगे वो पढ़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि यार सिलेबस तो वही है ना, साइंस तो वही आनी है ना भाई। किसी में थोड़ा सा लेवल कम तो किसी में थोड़ा सा लेवल ज्यादा। अब जरूरी नहीं है कि एक ही चीज को टारगेट लेकर चला जाए, ठीक है ना। अब क्या अगर मैं जूनियर TT या TT सुपर टेट ये सब पढ़ाऊंगा तो किस में ये नहीं पढ़ाऊंगा हरियाणा पुलिस, MP पुलिस ये सब पढ़ाऊंगा, रेलवे पढ़ाऊंगा तो क्या नहीं पढ़ाऊंगा? ये पढ़ाऊंगा ना। सब कुछ सेम है। क्यों, क्या बोलते हो? नहीं फिर भी सर इसके लिए बेस्ट लाइए, उसके लिए बेस्ट लाइए, यार पढ़ लो। जब मैं उसके लिए क्लास करा रहा हूँ तो प्रीवियस ईयर के पेपर आपको उठाना करके शुरू कर दूंगा। ओके। और सरस्वती जी की आज पूजा करी आप लोगों ने? नहीं करी? नहीं करी? ओह माय गॉड, कर लो, है ना। अभी भी है बसंत पंचमी, शायद वीणा वादनी आपको ज्ञान प्रदान कर दें और आप इसी वर्ष आपका सिलेक्शन हो जाए। क्या बोलते हैं? तो 1683 ईस्वी की बात है। 1683 ईस्वी में एंटीवॉन ल्यूवेनहॉक ने अपने दांत की खुरचन में कुछ सूक्ष्म जीवों को देखा, इसलिए माइक्रोबायोलॉजी का पिता भी एंटीवॉन ल्यूवेनहॉक को कहते हैं। इहेरनबर्ग ने इन सूक्ष्म जीवों को जीवाणु कहकर पुकारा। तो जीवाणु का नामकरण इहेरनबर्ग ने किया था, जबकि पिता कौन कहलाएगा? माइक्रोबायोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी का एंटीवॉन ल्यूवेनहॉक। एंटीवॉन ल्यूवेनहॉक ये किस देश के थे? हॉलैंड के थे। हॉलैंड को वर्तमान में क्या कहते हो? नीदरलैंड कहते हो। हॉलैंड को क्या कहते हो वर्तमान में? नीदरलैंड। नीदरलैंड में एक जगह है दी हैग। दी हैग में है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? दी हैग, नीदरलैंड में है। ओके। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? केंद्रक की खोज की थी। ह्यूगो डिब्रीज ने क्या किया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, उत्परिवर्तन का। अगला,
डीपीटी बताया, डी से डिप्थीरिया है, पी से पर्ट्यूसिस है और टी से टिटनेस है। ये टीका निम्न में से किसके रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है? तो एक संयुक्त टीका है जो जीवाणुओं को समाप्त करता है। बेकरी में खमीर, ईस्ट जो होता है, डबल रोटी बनाने में खमीर का प्रयोग करते हैं, ये एक प्रकार का कवक है ना। और सेरेका मासीज सेरेवेसी, सेरेका मासीज सेरेवेसी नाम का जो कवक है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं खमीर में। सर्वेसी, इसका प्रयोग करते हैं खमीर में ताकि ब्रेड मुलायम और स्पंजी बनी रहे। कहां लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। कौन सा कवक जनित रोग है? दाद खाज खुजली, दाद खाज खुजली, गंजापन, ओनिकोमाइकोसिस, है ना, ये सब आपका है। तो पीलिया गलत है, इंडिगोफेरा गलत है, कॉलरा गलत है। त्वचा से संबंधित रोग दाद खाज खुजली बता चुके हैं आपको। संसार का सबसे ऊंचा पौधा है बताया सिकोया, सिकोया तो ऑप्शन में है नहीं, है ना, तो सिकोया ऑप्शन में नहीं है। तो दूसरा सबसे ऊंचा पौधा कौन सा हो जाएगा? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को बाढ़ का आतंक कहते हैं, बाढ़ का आतंक कहते हैं। सबसे ऊंचा पूछा जाता तो सिकोया था, और सिकोया ऑप्शन में है नहीं, तो दूसरा ऊंचा देख लेंगे, यूकेलिप्टस हो जाएगा, है ना। तो 122 नंबर का आंसर होगा ए। अगला, सूक्ष्मतम अथवा सबसे छोटा फूल कौन सा है? सबसे बड़ा फूल है बेटा रेफ्लिशिया। सबसे बड़ा फूल अगर आपसे पूछता तो हो जाता है रेफ्लिशिया, लेकिन पूछा है सबसे छोटा फूल तो आपका आंसर आएगा वॉल्फिया। पूछा है छोटा तो आपका आंसर आएगा वॉल्फिया। कहां लिखा है? वॉल्फिया। एजोला क्या है? एक फर्न है। एजोला क्या है? एक फर्न है जिसका प्रयोग हम लोग उर्वरक के रूप में करते हैं चावल के खेतों में। चावल के खेतों में उर्वरक के रूप में किया जाता है। और लेमना आपको पता ही है ना, लेमना तो आपको पता ही। सबसे बड़ा बीज किसका होता है? लाडोशिया का। तो सबसे छोटा बीज किसका होता है? ऑर्किड का। सबसे बड़ा पौधा आपका है सबसे बड़ा पौधा सिकोया, तो सबसे छोटा पौधा लेमना। सबसे बड़ी पत्ती किसकी होती है? विक्टोरिया रेजिया की। अगला, सामान्यतः मसाले में प्रयुक्त लौंग, जो लौंग होता है वो क्या होता है? फूल होता है एक तरीके से, पुष्पकली हो गया। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो हल्दी हो गया, अदरक हो गया, आलू हो गया, ये सब क्या है? तना है। क्या है भैया? ये सब तना है। पौधे की आयु का निर्धारण, जैसे ये पौधा है, पौधे को बीच से काट दो तो ऐसे करके वलय पड़े रहते हैं, आपको बताया था हमने। इसी वलय से, वार्षिक वलय से ही हम लोग पौधे की आयु बताते हैं। कहां लिखा है यार? वलय। जल्दी जल्दी पढ़ लो भाई। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण किस रूप में होता है? तो कार्बोहाइड्रेट मतलब होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज यकृत में छुपा रहता है इकट्ठा होकर ग्लाइकोजन के रूप में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आएगी, ग्लाइकोजन के रूप में कहां छिपा रहता है? यकृत में। अब कहां लिखा है ग्लाइकोजन? ये लिखा है। सुक्रोज को कहते हैं चीनी, ये भी कार्बोहाइड्रेट होती है। टेबल शुगर भी कह सकते हैं इसको, टेबल शुगर भी कह सकते हैं। स्टार्च को जानते हो, मंड होता है। जो कैप्सूल खाते हो आप लोग, कैप्सूल, कैप्सूल का जो खोल होता है ऊपर, वो प्लास्टिक की पन्नी नहीं होती, वो स्टार्च होता है। चलिए अगला, क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश से किस संगठक का अवशोषण होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग तो बता ले जाएंगे, नीला और लाल। अगला क्वेश्चन, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, और एक होता है कैम्बियम। कैम्बियम को कहते हैं एधा है। जाइलम जो है वो जल का प्रवाह करवाता है, फ्लोएम जो है वो फूड मतलब कि खनिज लवण का प्रवाह कराता है, और कैम्बियम तने की वृद्धि में सहायक होता है, तने की वृद्धि में सहायक होता है। अब क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? जल लिखा हुआ है तो जाइलम ढूंढ लो, ये लिखा हुआ है ना। और अगर फूड पूछता, खनिज लवण पूछता तो फ्लोएम लगा देते, और तने की वृद्धि पूछता तो कैम्बियम लगा देते। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? जाइलम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस खाद्यान्न में सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है? प्रोटीन होती है। वेरी गुड, प्रोटीन पूछा है तो प्रोटीन का जो खोज थी, है ना, और जो प्रोटीन का नामकरण था। अब आप लोग भी कुछ कुछ बता दिया करो भाई, जल्दी बताओ, आप लोग भी कभी कुछ बता दिया करो। प्रोटीन की खोज किसने करी थी? प्रोटीन का नामकरण किसने किया था? प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन किससे बनता है? किसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जल्दी से बताओ। पापा का परा, हरियाणवी छोरा, रामशंकर प्रजापति। आज कम से कम कुछ नहीं, आपके ऊपर है, आज कम से कम 1000 सब्सक्राइबर बढ़वाइए। क्या बोलते हैं? राज सहजवार जी,
कृष्ण कुमार, प्राची, प्राची, राम लखन उपाध्याय। आज मैं कह रहा हूं आपसे कि कम से कम ये जो सब्सक्राइबर आपको दिख रहे हैं इसमें 1000 की बढ़ोतरी आज करवाइए किसी भी तरीके से। आप जो कहेंगे मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। एक और बात कि बाबर लगा दिया है मैंने, कितने बजे? 10:30 बजे। इसको पढ़ लीजिएगा और पढ़कर बताइएगा, क्वालिटी देखकर बताइएगा, ठीक है ना। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूं, किसी माइक लाल ने पढ़ाया हो इस प्रकार से इतिहास तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलो तो देखते हैं भाई, खोज किसने की थी, कोई बताया क्या? नहीं बताया। ल्यूनिन ने नहीं बेटा, ल्यूनिन का संबंध तो विटामिन से है। और सोचो। यू आर द बेस्ट टीचर सर जी, बहुत बहुत। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस मॉक टेस्ट से ही आते हैं सर जी, धन्यवाद। अरेंद्र चौधरी जी बहुत बहुत। यार आप लोग बताते नहीं हो फिर आंसर जल्दी जल्दी हैं, बस सोयाबीन बता के बैठ गए। हम सोयाबीन थोड़ा पूछने वाले, हम तो सब कुछ पूछेंगे। क्या बोलते हो? प्रोटीन कमी से, ओके। चलिए आप बताइए प्रोटीन। गुड गुड नीरज कुशवाहा, अभय कुमार। अच्छा आप बताइए, देखो प्रोटीन का नामकरण किया था मुल्डर ने, प्रोटीन का नामकरण किया था मुल्डर ने, खोज किसने की थी जल्दी बताओ। ओके अब प्रोटीन किससे बनता है? तो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया। तो नाइट्रोजन यहां पे याद रखिएगा, नाइट्रोजन इज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मेकिंग प्रोटीन एंड सल्फर इज आल्सो ओके। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन अमीनो अम्ल क्या करता है? तो अमीनो अम्ल प्रोटीन बनाता है। अमीनो अम्ल की कुल संख्या कितनी होती है? 22। कुल संख्या 22 होती है, जिसमें लाभदायक कितने होते हैं? 20। शरीर को आवश्यक कितने होते हैं? 20, है ना, 2 बाहर से लेने पड़ते हैं। इसके बाद प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशरकोर और मैरिमस। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशरकोर और मैरिमस। अब किसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है इसको देख लेते हैं। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट, हटाऊं? ओके चलिए, अब किसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मटर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कपास में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है ना। तो गेहूं में हो गया ग्लूटिन प्रोटीन, मक्का में हो गया जीन प्रोटीन, दाल में हो गया प्रोलैमिन्स प्रोटीन, प्रोलैमिन्स प्रोटीन, मटर में हो गया फैसिओलिन प्रोटीन, फैसिओलिन प्रोटीन, कपास में हो गया गैसोपीन प्रोटीन और अंडे में हो गया एल्ब्यूमिन प्रोटीन, अस्थि में हो गया ओसीन प्रोटीन, हड्डी में हो गया ओसीन प्रोटीन, मांसपेशी में हो गया, मांसपेशी में हो गया मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन आपका, और अंडा हो गया, अस्थि हो गया, मांसपेशी हो गया। दूध में होता है केसीन प्रोटीन, केसीन प्रोटीन। इसके बाद चोंच, पक्षी की चोंच, मनुष्य के नाखून, जानवरों की सींगें, इन सब का प्रोटीन है केराटिन प्रोटीन। लेकिन केराटिन भी 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो बीटा केराटिन, बीटा केराटिन, पक्षी की चोंच, नाखून, सींग, ये सब बीटा केराटिन के बने होते हैं। ओके आगे बढ़ा जाए। इसका तो आंसर सोयाबीन है, 42% प्रोटीन होता है सोयाबीन में। अगला क्वेश्चन, पके अंगूर में क्या होता है? तो पके अंगूर सुक्रोज होता है चीनी, गैलेक्टोज होते हैं दूध की शर्करा, ग्लूकोज होता है ना मोनोसैकेराइड, यानी कि इसको कहते हैं ग्लूकोज को कह सकते हैं हम लोग, ग्लूकोज मतलब 6 कार्बन शर्करा है। तो पका अंगूर यानी कि फलों की जो शर्करा होगी उसको फ्रक्टोज कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? फ्रक्टोज, फलों की शर्करा को फ्रक्टोज कहते हैं। और इसी में पूछ देता आपसे कि अंगूर, अंगूर की खेती क्या कहलाती है? विटीकल्चर। अंगूर की खेती क्या कहलाती है? विटीकल्चर। और अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। अगला, एंजाइम किसकी उपस्थिति ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज को अल्कोहल में रूपांतरित कर देती है? डाइस्टेज, माल्टेज, इन्वर्टेज, जाइमेज। इसका आंसर है जाइमेज, इसका आंसर है जाइमेज। अगला, गाजर विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है, सबको पता है, और गाजर क्या है? जड़ है ना। विटामिन तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है? सूक्ष्म पोषक तत्व बताए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब क्या होते हैं? प्राथमिक तत्व होते हैं। इसके बाद बचते हैं ये क्या? बोरान हो गया। बोरान की कमी से टमाटर फट जाता है। टमाटर जो ऊपर फटा फटा हो जाता है वो बोरान की कमी से हो जाता है। खट्टे फलों के पौधे की पत्तियों पर पीले धब्बों का कारण किस तत्व की अल्प उपलब्धता अथवा अनुपस्थिति है? तो इसका आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? तो खट्टे फलों में जो उसकी पत्ती पे जो धब्बा पड़ जाता है उसकी क्या कारण है? तो आपका आंसर आएगा बोरान। क्या आंसर आएगा? बोरान। बोरान ऑप्शन में ना होता तो जिंक लगा देते। अगला क्वेश्चन, किसकी अनुपस्थिति में बीज अंकुरित हो सकता है? हो सकता है किसकी अनुपस्थिति में? तो आपका आंसर है जैसे कि आपके घर में चने आपने भिगोए, चने उबा के रख दिए, ठीक है, बन गया, यानी कि पूर्ण प्रकाश, इसकी अनुपस्थिति में भी हो सकता है। अगला, पत्तियों में लाल, नारंगी और पीले रंग का कारण क्या है? तो लाल, नारंगी और पीले रंग का कारण है कैरोटीनाइड। क्या है भैया? कैरोटीनाइड। एक कंद आलू को दो भागों में विभाजित किया जाता है तो उसके एक भाग के कटे सतह पर आयोडीन की 3-4 बूंद गिराई जाती है। रंग का परिवर्तन क्या होगा? तो इसका परिवर्तन होगा भूरे से नीला, काला। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कीट भक्षी पादप नहीं है? तो कौन कीट भक्षी पादप नहीं है? आपने देखा होगा जो ड्रोसेरा हो गया, यूट्रिकुलेरिया हो गया, नेपेंथीज हो गया, ये जीव खा लेते हैं, यानी कि जो उनके ऊपर गिर जाता है, जीव जंतु कीड़ा गिर जाता है तो खा लेते हैं। अमर बेल नहीं खाती है। अमर बेल ऐसे ऐसे करके दूसरे पौधे में चिपक जाती है जाके, अमर बेल हो गया इसका आंसर। बीजों में सुसुप्तावस्था का नियमन किसके द्वारा होता है? सुसुप्तावस्था मतलब समझ रहे हैं कि अब यहां पर पूछ रहा है हार्मोन के बारे में, प्लांट हार्मोन के बारे में पूछ रहा है। जैसे ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथिलीन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, फ्लोरोजिन हो गया, फ्लोरोजिन हो गया, ट्राउमेटिन हो गया। ये सब आपके क्या है भैया? ये सब आपके पौधे के हार्मोन है। जैसे पौधे में चोट लग जाए तो घाव को भरने में सहायक होता है ट्राउमेटिन, जिब्रेलिन फूल लाने में सहायक होता है, ऑक्सीजन तने की मोटाई घटाकर लंबाई बढ़ाता है, एथिलीन फलों को पकाता है, एब्सिसिक एसिड अगर पहुंच जाए तो पौधों को नष्ट कर देता है, सुसुप्तावस्था ले आता है ना। ये और एक होता है साइटोकाइनिन, एक होता है साइटोकाइनिन, ये भी हार्मोन होता है जो कोशिका का विभाजन करवाता है, और एब्सिसिक एसिड कोशिका विभाजन को शांत करवाता है। फ्लोरोजिन फूल खिलाने में सहायक हार्मोन होता है। तो निद्रावस्था क्या लगाएंगे? एब्सिसिक एसिड, ठीक है ना। ये जो इंडोल एसिटिक एसिड लिखा हुआ है इसको कहते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन कई प्रकार का होता है, इंडोल अल्फा, इंडोल बीटा, इस प्रकार से बहुत सारा होता है। इथाइलिन हो जाता है, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने का कार्य करता है एथिलीन, और कृत्रिम रूप से पकाता है कैल्शियम कार्बाइड। एक्चुअली में एसिटिलीन होता है। कैल्शियम कार्बाइड पे जब पानी की बूंद पड़ती है तो एसिटिलीन नाम की गैस निकलती है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड या एसिटिलीन जो गैस होती है वो आपका फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए होती है, जबकि एथिलीन क्या होती है? प्राकृतिक रूप से पकाती है। जो फल होता है, जब फल कच्चा होता है तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट बहुत चिपके रहते हैं, लेकिन जब फल पक जाता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं उसी में घुल जाते हैं तो फल पुलपुला हो जाता है। ठीक है। अब जिसने इस लेवल से नहीं पढ़ा है मैं बता नहीं सकता भाई, जिसने पढ़ा है तो उसको तो समझ में आ रहा है, जिसने नहीं पढ़ा है उसको नहीं समझ में आएगा, मैं नहीं जानता कुछ। निम्नांकित में किसमें पर्यावरण हितैषी 3 आर, अब 3 आर पर्यावरण से संबंधित जो 3 आर है वो क्या है? रिड्यूस, रिबिल्ड, रिस्ट्रिक्ट, रैंडम, रिड्यूस, रिकॉल, रीड, रजिस्टर, रिकॉल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो पर्यावरण से संबंधित जो 3 आर दिए गए हैं वो किससे संबंध में दिए गए हैं? ऐसी चीज बनाओ जो प्रदूषण कम फैलाए, उसको दोबारा प्रयोग में लाया जा सके। समझ आ गया? दोबारा प्रयोग में लाएंगे तो रिसाइकिल करेंगे। सर आज आप बहुत स्पीड से चल रहे हैं, तो स्पीड से ना चलें क्या? स्पीड से ना चलें, बताओ। वर्षा शर्मा, अच्छा धीमे धीमे पढ़ाएं। इसका आंसर है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। बेटा ओपन प्लेटफॉर्म पे सब नहीं है। अरे हम कोई लड़की थोड़ा ना है या लड़का है, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा है? करक्यूमिन। करक्यूमिन किससे पृथक किया जाता है? तो आपको अगर नाम पता होगा वानस्पतिक तो आप लगा लेंगे कुरकुमा लौंगा,
अब कुरकुमा लौंगा लिखा हो, इसका मतलब ये नहीं कि कुरकुमा लौंगा लौंग का वानस्पतिक नाम होगा। कुरकुमा लौंगा हल्दी का वानस्पतिक नाम है, और हल्दी में जो पीला रंग होता है, हल्दी में जो पीला रंग होता है वो कहलाता है करक्यूमिन। कहां लिखा है, ये हो गया। लहसुन में जो गंध होती है वो क्या होती है, सल्फर। अगला, टेबल शर्करा सुक्रोज को कहते हैं, चिल्ला चिल्ला के बताया ही है। क्लोरोफिल में उपस्थित होता है मैग्नीशियम, इस पीछे चलते हैं। पौधे जो केवल प्रकाश में अच्छी वृद्धि कर पाते हैं किस नाम से जाने जाते हैं, तो प्रकाश कहीं पर लिखा होगा तो फोटो लिखा होगा, कहीं पर फोटो नहीं लिखा होगा तो हेलियो लिखा होगा, क्योंकि मैंने बताया है प्रकाश को ग्रीक भाषा में हेलियो कहते हैं, पानी को ग्रीक भाषा में हाइड्रो कहते हैं, आर्द्रता या नमी को ग्रीक भाषा में हाइग्रो कहते हैं, हाइग्रो कहते हैं। दूध को लैक्टो कहते हैं, दूध को लैक्टो कहते हैं। ताप को पायरो कहते हैं। नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, अच्छा समझो। तो अब कहां पर लिखा हुआ है, प्रकाश का फोटो लिखा है, कहीं पर नहीं लिखा है। जीरो मतलब होता है मरुस्थल, जीरो फाइटा मतलब मरुस्थल। मैं कहता हूं पानी का घनत्व किससे नापते हैं, हाइड्रोफाइटा। पानी में उगने वाला पौधा हाइड्रोफाइटा, पानी में का घनत्व हाइड्रोमीटर। इस प्रकार से हाइग्रोमीटर, हाइग्रोफाइटा, लैक्टोमीटर, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोज, पायरोमीटर। नहीं समझ पा रहे हो, इस प्रकार से। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे, हेलियोफाइटा। अगर इसी में कह देता कि वे पौधे जो केवल प्रकाश नहीं लिखता, यहां पर लिखता केवल समुद्र में उगते हैं, तो समुद्र को हम लोग कहते हैं हेलो। समझ रहे हो, समुद्र का मतलब होता है हेलो, हेलो मतलब होता है नमकीन पानी। बेटा पढ़ लो, हैं पढ़ लो। आप विश्वास नहीं करेंगे कि सुबह शाम तक हम पढ़ाते रहते हैं, कभी पेड क्लास में, तो कभी फ्री क्लास में, तो कभी ऑफलाइन क्लास में, तो कभी ऑनलाइन क्लास में। सुबह से उठकर तो कभी पेपर बनाते रहते हैं, कभी यूपीएससी का पेपर बनाते रहते हैं, तो कभी यूपीपीएससी का पेपर बनाते रहते हैं, तो कभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन छाटे करते हैं कि मेंस के क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, प्री के क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, है ना। अच्छा, नाम कॉल करते हैं तो काफी मजा आता है, शुभम वर्मा जी कह रहे हैं। विशेष कुमार जी कह रहे हैं सर बहुत रोमांटिक हो रहे हैं सब लोग। अच्छा, हाँ दिन चल रहा है ना, आजकल दिन चल रहा है, फरवरी का महीना ही ऐसा होता है ना, फरवरी का महीना ही ऐसा होता है। लेकिन हमारे लिए तो वही है, क्या कहते हैं उसे, कि यदि आपकी मोहब्बत, नहीं मेरे लिए नहीं लीजिएगा, यदि आपकी मोहब्बत महीनों के मोहताज है, यदि आपकी मोहब्बत महीनों की मोहताज है, छोड़ो यार, ठीक है ना, ये ओपन प्लेटफॉर्म पे शोभा नहीं देता हमको। अब हम अन्य टीचरों की मुकाबला तो नहीं कर सकते, आगे बढ़ते हैं। प्रकाशानुवर्तन गतिशीलता का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो प्रकाशानुवर्तन गतिशीलता का नियंत्रण होता है आपका ऑक्सीन के द्वारा, ठीक है। जब हम छुई में पौधों की पत्तियों को स्पर्श करते हैं तो वे सिकुड़ अथवा मुरझा सी जाती हैं। यह पत्तियों के सिकुड़ने की क्रियाविधि क्या कहलाती है, तो कंपानुकंचन गति यानी सेस्मोनास्टिक गति। अगला, पौधे पौधे जो जल की कमी से मरुस्थल में उगते हैं जीरोफाइट कहलाते हैं, ये लिखा हुआ है, बता चुका हूं। हेलियोफाइट मतलब होता है हेलियो, अब हेलियो लिखा हुआ है, देखो ये गलत हो गया है, ये लवण लिखा है या हेलियो लिखा है, इसको हेली करना चाहिए, हेली, ठीक है ना। अगर हेली होता तो लवण होता, हेलियो लिख दिया तो प्रकाश हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर है मरुद्भिद। गन्ने की लाल सड़न, गन्ने की लाल सड़न जो होती है वो कॉलेटोटाकम फल्केटम से होती है, और कॉलेटोटाकम फल्केटम एक प्रकार का क्या है, कवक है, ठीक है। तो कॉलेटोटाकम फल्केटम लिखा हुआ है। पौधे के लिए आवश्यक प्राथमिक पोषक तत्व को किस नाम से जाना जाता है, तो एनपीके, आप जानते हो एनपीके सीएचओ, एनपीके सीएचओ, एनपीके सीएचओ ये है। तो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम ये है। तो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम जो है ये किस मात्रा में कम होते हैं, 4:2:1 के अनुपात में। इसको हम लोग मिट्टी का क्रांतिक तत्व कहते हैं, इसको हम लोग मिट्टी का क्रांतिक तत्व कहते हैं, ठीक है ना। और हमारे भारत की मिट्टी में यही 3 चीज कम है, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अगला, प्रकाश संश्लेषण, यार पढ़ाने दो हमको, ठीक है। ए लड़की पढ़ाने दो, ठीक है, नहीं तो ब्लॉक कर देंगे चट्टे से, क्लास बंद कर देंगे नहीं तो। अभी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आप क्या बताएं यार, मन नहीं लगता तो घर वालों से कहो शादी करा दे। चलो
आगे बढ़ा जाए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सबसे कम प्रभावी कौन सा रंग होता है? तो आपका आंसर आएगा, ये बताइए, इसका आंसर बताइए जरा सा। प्रकाश संश्लेषण, हाँ हो सकता है, बड़ी बात नहीं है रेन चौधरी जी। आशीष त्रिपाठी एमपी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आप कितने बजे से पढ़ाते हैं? जब मन होता है भैया तब पढ़ाते हैं यार, ठीक है। आप चैनल से चेक करते रहिए करिए कि एक दो दिन में हम एक बार क्लास लेते हैं, 2-3 दिन में क्लास लेते हैं। तो उपेंद्र द्विवेदी, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सबसे कम प्रभावी रंग कौन सा होता है? जल्दी बताइए। नीला, लाल, हरा, बस यही होगा, फटाफट बताइए। शुभम वर्मा, रेड, ओके। और बताओ, लड़के भी शुरू हो गए लव यू करके। तुम लोग को क्या हो गया है, हैं? यार देखो तुम लोग पढ़ा लेने तो नहीं, तुम जाए बताओ तो, ठीक है। वैसे भी 1 घंटा मैं पढ़ा चुका हूं, भाग जाऊंगा। चलिए, तो आज मैं आपको 2 आंसर देता हूं, इसका भी आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो मैंने आज घर के लिए 2 क्वेश्चन दे दिए, एक हमने एक और क्वेश्चन दिया था, एक ये क्वेश्चन दे दिया। हालांकि मैं इसको बता के जाऊंगा। अच्छा, बीसीजी का जो टीका होता है वो कितने देर बाद लगाया जाता है? 48 घंटे के भीतर ना। अगला एक क्वेश्चन मैं बता दिया, कीट बच्ची पादप के लिए कीटों को कैद करते हैं क्यों? अब जो कीट बच्ची पादप है, जैसे यूट्रिकुलेरिया हो गया, नेपेंथीज हो गया, तो ड्रोसेरा हो गया, जो कीट बच्ची पादप है ये कीटों को क्यों खाते हैं? तो आपका आंसर है नाइट्रोजन के लिए, है ना, नाइट्रोजन के लिए खाते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट मत लगाइएगा। तो कीट बच्ची पादप नाइट्रोजन के लिए कीटों को कैद करते हैं या पकड़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट सबके दिमाग में आएगा, जबकि ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, हड्डियों में किस पादप पोषक की उपस्थिति होने के कारण इसका प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है? यानी हड्डियों को भी पीस के आप लोग खेत में डालते हैं ना, तो हड्डी में क्या होता है? या तो कैल्शियम होता है या तो फास्फोरस होता है। कैल्शियम हमें चाहिए नहीं, फास्फोरस हमको चाहिए, तो फास्फोरस लगा दिया हमने आपको। अगला, किस वृक्ष की छाल में क्विनोन निष्कर्षण, क्विनोन मतलब होता है कुनैन। कुनैन क्या है बेटा? मलेरिया की दवा है। कुनैन क्या है? मलेरिया की दवा है। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होता है। और मलेरिया का रोग रोनाल्ड रास ने पता लगाया था कि मलेरिया जो होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। ये जो रोग है ये मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, ठीक है ना, ये मलेरिया, क्लियर है। तो ये जो कुनैन है ये मलेरिया की दवा है। और इस मच्छर को मारने की जो मछली है उसका नाम है गैबूसिया। मच्छर को मारने की जो मछली है उसका नाम है गैबूसिया। तो इसका आंसर है सिनकोना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? भोपाल गैस त्रासदी 3 से 4 दिसंबर 1984, ठीक है। और मिक गैस का स्राव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। अगला, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का संकेतक है? मतलब ऐसा कोई इसमें लिखा है जब वायु प्रदूषण अगर ज्यादा हो जाता है, वायु प्रदूषण ज्यादा हो जाएगा तो वो उगेगा नहीं, तो आंसर है लाइकेन। तो लाइकेन होता है वायु प्रदूषण का सूचक। ब्रायोफाइट को कहते हैं पादप जगत का उभयचर, ये इस बार पेपर में आया था। पादप जगत का उभयचर कहते हैं, पादप जगत का। ऐसा नहीं मेरी राइटिंग अच्छी है यार, जो बच्चे नए जुड़े वो ना ये सोचे कि सर की राइटिंग बहुत खराब है, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी पढ़ाने चक्कर में ऐसा हो रहा है। पादप जगत का उभयचर है ब्रायोफाइटा। शैवाल, जो शैवाल होता है वो 90%, इस दुनिया में 90% प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो शैवालों के द्वारा ही किया जाता है ना। और जो साइकस, साइकस है ये आवृतबीजी पौधा है, सॉरी साइकस ये अनावृतबीजी पौधा है। साइकस के तने से मांड निकालकर, साइकस के तने से मांड निकालकर सागोपाम यानी साबूदाना बनाया जाता है। सबसे बड़ा अंडाणु या सबसे बड़ा शुक्राणु साइकस का ही होता है। इसका आंसर जो है वो लाइकेन है। लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल को मिलाकर बनता है। कवक और शैवाल को मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है हैलोटिज्म। कवक और शैवाल को मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है हैलोटिज्म। दोनों को मिलाकर बनता है लाइकेन, और लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होता है ना। और कैडमियम, कैडमियम से गुर्दा खराब होने लगता है। कैडमियम से इटाई नाम का रोग होता है। इटाई नाम का रोग होता है।
डिसलेक्सिया जो होता है, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, जैसे वो आपने देखा तारे जमीन पर देखी होगी पिक्चर आपने, तारे जमीन पर वो 3 को 9 पढ़ता है, 9 को 6 पढ़ता है, इस प्रकार से, तो इसे डिसलेक्सिया कहते हैं। ब्लैक फुट रोग क्या होता है? जानवरों का काला पैर रोग जीवाणु से होता है, और मिनीमाता जो रोग होता है वो मरकरी से होता है, पारे से होता है, मरकरी से। इटाई इटाई कैडमियम से होता है, मिनीमाता मरकरी से होता है। दोनों जापानी रोग हैं। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, इस बार तो चॉकलेट बहुत खाई होगी आपने। मोहित कुमार जी सर जी आपने अपने बाल कितने में लगवाए? ये बाल ये अभी प्राकृतिक है बेटा, अभी ये प्राकृतिक है, ठीक है, अभी ये प्राकृतिक है, ठीक है। अच्छा, तो चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है क्योंकि इसमें क्या मात्रा पाई जाती है? क्योंकि इसमें है ना निकिल की उच्च मात्रा पाई जाती है, मैंने पढ़ाया भी है। और अगर निकिल ऑप्शन में ना आता तो सीसा लगा देते थे। नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है। पहले नंबर पर निकिल लगाएंगे, दूसरे नंबर पर सीसा लगाएंगे। विकास सिद्धांत किसने दिया है? इवोल्यूशन थ्योरी आपकी चार्ल्स डार्विन ने दी थी। अरस्तु को हम लोग बायोलॉजी और जूलॉजी का पिता कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग आनुवांशिकी का पिता कहते हैं। लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका खोजा था, रेबीज का पाश्चराइजेशन, ठीक है। किस पौधे का उपयोग ब्लड प्रेशर की चिकित्सा में किया जाता है? सर्पगंधा, और भारत में उगता है सिर्फ। कीट भक्षी पौधों की वृद्धि किस पोषक तत्व की कमी वाली भूमि में होती है? नाइट्रोजन। असत्य जोड़े। हरित क्रांति का संबंध कृषि विकास से है, श्वेत क्रांति का संबंध डेयरी विकास से है, नीली क्रांति का संबंध मछली से है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है श्वेत क्रांति, और इसका मतलब है दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन। तो ये गलत हो गया, अरे हाँ कि ना? अच्छा अच्छा, मैं आपसे सभी क्रांतियां पूछ लूं, मैं आपसे सभी क्रांतियां पूछ लूं, बताइए। ये क्या, कौन लिख रहा है? ओके, मैं बताओ पूछूं? अच्छा बताइए, हरित क्रांति के पिता कौन है? अच्छा मैं पूछ देता हूं ऐसे, हरित क्रांति का संबंध किससे है? एग्रीकल्चर से है, यानी कृषि से है। जब पहली हरित क्रांति हुई थी तो गेहूं का उत्पादन बढ़ा था, दूसरी हरित क्रांति हुई थी तो चावल का उत्पादन बढ़ा था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध और दूध के प्रोडक्ट से है, इसको हम लोग ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, है ना। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली से है। पिंक यानी गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली से है। रजत क्रांति या चांदी क्रांति का संबंध किससे है? अंडे के उत्पादन से है, अरे हाँ कि ना। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू से है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति का संबंध फलों से है या शहद से है, हॉर्टिकल्चर से है। ग्रे रिवोल्यूशन यानी ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? फर्टिलाइजर से है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? चमड़े और कोकोआ के उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस और टमाटर के उत्पादन से है। ब्लैक रिवोल्यूशन काली क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम के उत्पादन से है ना। रेनबो रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो दूसरी हरित क्रांति को ही कहते हैं हम लोग रेनबो रिवोल्यूशन, फ्रूट से संबंधित होगा इसका भी। येलो रिवोल्यूशन किससे होगा? पीली क्रांति, तो तिलहन के उत्पादन से। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन किसे कहेंगे? जूट के उत्पादन से। सिल्वर फाइबर किसे कहेंगे? कॉटन के उत्पादन से, है ना। और एवरग्रीन रिवोल्यूशन किसे कहेंगे? सभी के उत्पादन से। ये तो आपने पता कर लिया। अब जो मैं आपसे पूछ रहा हूं उसको बताओ। अब जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखो ये तो सबको पता है, जो मैंने अभी आपको बताया है ये सबको पता है, अरे हां कि ना। अब जो मैं आपसे पूछूंगा वो बताएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं दालों का राजा किसे कहते हैं? जल्दी बताओ, दालों का राजा। अच्छा लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं, लिख लीजिए। दालों का राजा चना, फलों का राजा आम, फलों का राजा आम, फूलों का राजा गुलाब, मसालों का राजा या प्रकृति का आश्चर्यजनक मिर्च, अनाजों का राजा चावल, मोटे अनाजों का राजा ज्वार, शीतोष्ण फलों का राजा सेब, सूखे मेवे का राजा बादाम, चारे की फसलों का राजा बरसीम, जगों का राजा टीक, दालों की रानी मटर, चोरों की रानी नहीं, दालों की रानी मटर,
फलों की रानी लीची, फूलों की रानी ग्लोडियोलस, ग्लोडियोलस, मसालों की रानी छोटी इलायची, अनाजों की रानी मक्का, तिलहन फसलों की रानी तिल, और पेय पदार्थों की रानी चाय। ठीक है, लिखा। अच्छा, अभी तक आपने सिर्फ याद किया होगा हरित क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलाग हैं। मैं कुछ और बोल रहा हूं, लिख लीजिए। हरित क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलाग हैं। श्वेत क्रांति के पिता या ऑपरेशन फ्लड के पिता या मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीस कुरियन है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है और इसके पिता हैं अरुण कृष्णन, अरुण कृष्णन, अरुण कृष्णन। ठीक है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली के उत्पादन से है और इसके पिता हैं दुर्गेश पटेल, दुर्गेश पटेल। सुनहरी क्रांति के संबंध फलों के उत्पादन से है, हॉर्टिकल्चर से है ना। निरपक्ष टू तेज, निरपक्ष टू तेज इसके पिता है। लाल क्रांति के संबंध, लाल क्रांति के संबंध टमाटर और मांस के उत्पादन से है, इसके पिता है विशाल तिवारी, विशाल तिवारी, TEWARI। रजत क्रांति का पिता कहा जाता है या रानी कही जाती है इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी। ठीक है, ज्यादा हो गया क्या? प्रियंका जायसवाल, क्या लिख लोगे तुम लोग? बाद में देख लेना, बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब एकदम से थोड़ा नहीं याद हो जाएगा, हमने बोल दिया है, आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या बोलते हो? हमने कठिन नहीं बोला है। जैसे मैं कह दूं अमृत क्रांति का संबंध किससे है? अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजनाओं से। स्लेटी क्रांति का संबंध किससे है? सीमेंट से है। अभी मैंने ये सब नहीं बोला है। सूर्योदय क्रांति का संबंध किससे है? सूर्योदय क्रांति का संबंध किससे है? मेरे पास तो लंबी सी एक लिस्ट है दिमाग में, है ना। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने से है। अरे हाँ कि ना? वेरी गुड। परामनी क्रांति के संबंध किससे है? परामनी, परामनी, परामनी। अरे यार आप लोग को आता नहीं क्या ज्यादा? परामनी क्रांति के संबंध किससे है? भिंडी के उत्पादन से है, भिंडी के उत्पादन से। व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो कपास है। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? सॉरी, ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? चाय। कभी कभी ग्रीन भी आ सकता है, ग्रीन को ग्रीन भी लिखा रहता है हिंदी में, ठीक है, याद रखिएगा। और भी अच्छा, गंगा क्रांति के संबंध किससे है बेटा? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से संबंधित है। ओके। बादामी क्रांति का संबंध बेटा मसाला से है। ठीक है सर, 4 मिलियन सब्सक्राइबर आपके होने चाहिए। अरे भाई यही तो नहीं हो रहे हैं। BCG का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलमैटिक यूरिन। कहां लिखा है कैलमैटी? टीबी का टीका है ना। स्वास्थ्य जोखिम के लिए सर्वाधिक खतरनाक वायुवीय प्रदूषण है सल्फर डाइऑक्साइड। चेरनोबिल, चेरनोबिल रूस से पड़ता है। परमाणु भट्टी फट गई थी यहां पर, जैसे जापान का फुकुशिमा, रूस का चेरनोबिल, यहां पे परमाणु ब्लास्ट हो गए थे, है ना। तो ये क्या है? रेडियो सक्रिय अपशिष्ट है। हरित क्रांति का संबंध किस पे है? पहली क्रांति गेहूं, दूसरी क्रांति चावल। किस प्रदूषण का कारण अनाजों पर DDT का छिड़काव है? DDT, डाइक्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरोएथेन। ओके, DDT का छिड़काव है, तो यहां पर आंसर आएगा DDT का छिड़काव है, DDT का छिड़काव है। भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण। नाइट्रिफिकेशन किसके परिवर्तन पर आधारित है? अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना। वायुमंडल के प्रदूषण से एसिड रेन, अम्ल वर्षा होने का कारण क्या है? तो मैंने बताया था अम्ल वर्षा वहीं पर होगी जहां पर ज्वालामुखी होगा। अम्ल वर्षा वहीं पर होगी जहां पर ज्वालामुखी होगा, या फिर अम्ल वर्षा वहां पर होगी जहां पर क्या होगा बेटा? जहां पर अम्ल वर्षा वहां होगी जहां ज्वालामुखी होगा, या अम्ल वर्षा वहां पर होगी जहां पर रिफाइनरी होंगी, जहां पेट्रोलियम की रिफाइनरी होंगी। ठीक है ना, क्योंकि रिफाइनरी या ज्वालामुखी जहां पर होगा वहां पर SO2 होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। और यही सल्फर डाइऑक्साइड जब नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ मिल जाती है ना, तो बनता है अम्ल वर्षा। ठीक है, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड मिलकर बनाते हैं ये, तो ये है। और सबसे ज्यादा अम्ल वर्षा होती है
सबसे ज्यादा अम्ल वर्षा होती है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, इसलिए अंतरराष्ट्रीय अम्लीय वर्षा अनुसंधान केंद्र बनाया गया है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। भारत में अम्लीय वर्षा होती है आगरा और मथुरा वाले क्षेत्रों में, इसलिए ताजमहल का जो रंग है वो धीमे धीमे पीला पड़ रहा है, और ताजमहल के पत्थरों का पीला पड़ना कहलाता है स्टोन लेप्रोसी। ओके, अगला, भारत में हरित क्रांति के पिता, भारत में जो हरित क्रांति के पिता है, विश्व में तो नॉर्मन बोरलॉग है, और भारत में हरित क्रांति के पिता है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन है ही नहीं, तो भारत में पूछा तो इसका आंसर होना चाहिए MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन होना चाहिए था, इसमें है नहीं आंसर। कौन पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है इसमें पर्यावरण के क्षेत्र में? गोल्डन ग्लोब अवार्ड, गोल्डन पांडा अवार्ड, गोल्डन पाम अवार्ड, गोल्डन बियर अवार्ड, जल्दी बताइए। खुश रहिए विवेक सिंह, रुपेश पांडे, प्रियंका जायसवाल। अब थकावट हो गई थोड़ी सी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आपके इस पोजीशन में क्या था, 253 क्वेश्चन मैं लाया था। मैंने सोचा आज जल्दी खींच देते हैं, एक घंटे में खींचा ही नहीं पाया। ठीक है, मेरी क्लास चल रही होगी, उसको भी देख लीजिएगा जरा सा, ठीक है। जो मेरी क्लास चल रही होगी बाबर की, उसको भी देख लीजिएगा जरा सा, ओके। और फटाफट अभी 1000 लाइक आपने कर दी हो तो जल्दी से बताइए। तो 4 क्वेश्चन और करा लेते हैं। इसका आंसर बताया नहीं आपने, बी डी। किसमें बेटा? विकास उपाध्याय जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं, सब ऐसे मजाक चल रहा है। हाँ, मेरी बाबर की क्लास चल रही होगी, उसको देख लीजिएगा और समझ जाएगा कि यूपीपीएससी और यूपीएससी में कैसा कोर्स आना है। ठीक है, नीरज कुशवाहा सी बता रहे हैं, जितेंद्र यादव सी बता रहे हैं, अर्जुन कुमार सी बता रहे हैं, वेरी गुड। सन्नी कुमार, ओके। सन्नी कुमार जी कह रहे हैं कि जर्मनी में हड़प्पा की खोज किसने की थी? अरे बेटा ये क्वेश्चन नहीं है, किस जर्मनी विद्वान ने की है, ये पूछते तो मैं बता देता है। क्यों? ओके, चलिए अब सबका सी हो गया है, सही है, सबका सी हो गया है। बेसल समझौता का संबंध किससे है? बेसल समझौता का संबंध किससे है? बेसल समझौता का संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन से। निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है? चलिए अब जब मैं कल आपके सामने आऊंगा यही क्वेश्चन लेकर, 173 नंबर क्वेश्चन, जब आपके सामने मैं यही 173 नंबर क्वेश्चन लेकर आऊंगा तो पहली स्लाइड लिखी होगी जिसमें हम लिखे रहेंगे ये मछली है और ये जंतु हैं, ठीक है ना। तो कल मैं आपके सामने कम से कम 500 करें, कम से कम 50 समुद्री जंतु और उसी में मछलियां लेकर आऊंगा और आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करते हैं कि कौन सी मछली है कौन सी मछली नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो आप लोगों ने लाइक कर दिए होंगे, सभी लोगों ने, जितने लोग हम लोग के साथ हैं सब लोग लाइक कर दिए होंगे। अब फटाफट क्लास चल रही है, वहीं चले जाइएगा और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इनको हम लोग कल निपटा लेंगे, ठीक है ना। जो बचे हुए क्वेश्चन है इसको हम लोग कल निपटा लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं हम लोग के पास। ये सब पॉलिटी के भी क्वेश्चन थे, ये सब लाए हुए थे, यानी अगले टर्न पे हम लोग खत्म कर लेंगे सब क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और जल्दी से लाइक कर दीजिए, जितने भी लोग हैं बेटा फटाफट लाइक कर दो जल्दी से। आज के लिए इतना काफ़ी है, और आप लोगों ने विश करता हूं कि आप लोगों ने सब्सक्राइबर अच्छे खासे गेन करवाए होंगे आज, और कल फिर मिलेंगे हम लोग इसी के आगे। एक तो कल हम लोग देखेंगे कौन सी मछली है, कैसे पहचानते कौन सी मछली है, कौन सा समुद्री जंतु है, इसको पहचानेंगे।